Hello student, welcome back to MIT Zeta 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. Student, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर और आंसर शीट इन योर एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम्स खासकर, ठीक है। तो आज हम ये करने वाले हैं कि आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अपनी आंसर शीट किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, किस तरह से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, टिप्स क्या क्या होंगे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपको आपके आंसर्स को रिप्रेजेंट करने में, आपको आपके आंसर शीट को रिप्रेजेंट करने में, जो कि आप एग्जामिनर्स को देते हो और उसके बिहाफ पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोड क्या है, आई विल सक्सेस इन लाइफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, है ना, कि मैं लाइफ में अपनी सक्सेस जरूर हूंगा, बहुत जल्दी नहीं लेकिन एक ना एक दिन तो जरूर हूंगा, इतना मुझे विश्वास है। तो बस इसी विश्वास के साथ बढ़ते आगे और करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक क्या है हमारा, हाउ टू प्रेजेंट पेपर फॉर द हाफ ईयरली एग्जाम 2024। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर प्रेजेंटेशन। तो आज मैं आपको वो ऐसी टिप्स बताने वाली हूं इस वीडियो के अंदर, जिसको फॉलो करके आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या कह सकते हैं हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है वैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से, आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाती है, बोर्ड एग्जाम में तो एक्स्ट्रा दी जाती है, लेकिन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में क्या होगा, हो सकता है इस बार भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में वो टाइम आपको दिया जाए 15 मिनट का रीडिंग टाइम जो देते हैं, या फिर नहीं दिया जाता है तो आप क्या करोगे, अपने 15 मिनट्स आप इसमें रीडिंग सेक्शन में लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी जो भी इंस्ट्रक्शंस दी होती है, जैसे मैं अभी ये क्या लेकर आई हूँ, हिस्ट्री का जो सैंपल पेपर है जो भी रिलीज हुआ है, तो उसमें सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस दी होती है उसका एक जो आपके सामने एक डेमो दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। तो इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली रीड करने के बाद हमें यह पता चलता है कि हमें कौन से आंसर को कितना टाइम देना है, उस पर कितना टाइम लगाना है, कितने वर्ड लिमिट में हमें उसको राइट करना है, लिखना है, और बस उससे ज्यादा हमें उसमें नहीं लिखना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा लिखेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस, मतलब इसमें सेक्शन ए बी सी डी दी होते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस को कैसे पढ़ना है, तो फटाफट से सारे जल्दी जल्दी से इसको पढ़ लेंगे कि इसमें 34 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपल्सरी है, तो इस बात को जरूर जरूर से ध्यान देना है कि सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंपल्सरी हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर है, कितने क्वेश्चंस आपके 3 मार्कर्स हैं, कितने क्वेश्चंस आपके 8 मार्कर्स हैं, कितने क्वेश्चंस आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, कितने क्वेश्चन आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपकी लिखी होती है, साथ साथ में आपको ना वर्ड्स लिमिट भी दी होगी। ठीक है, वर्ड्स लिमिट भी दी होगी, तो इस वर्ड्स लिमिट में आपको देखना है कि मुझे इतने वर्ड्स में ही मुझे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, लिखना है। इससे अगर हम एक्स्ट्रा लिखते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो इससे लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, 300 से 350 के बीच में आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वही लिखने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखने हैं वो मैंने आपको बता दिया है, जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा किस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिख करके और उसमें 8 आउट ऑफ 8 स्कोर कर सकते हैं। इस पर वीडियो बना दिए, जाकर के इसको जरूर देखिएगा, चैनल पर ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या आता है, यूज द रीडेबल राइटिंग। ठीक है, रीडेबल राइटिंग का मतलब है भाई इतनी गंदी राइटिंग मत लिख देना कि जिससे कि आपके एग्जामिनर को समझ ही ना आए। तो कई बार एग्जामिनर क्या होता है, गंदी सी हैंड राइटिंग के देखकर ना बहुत बहुत गुस्सा हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार के बच्चे ने क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और फिर उसको क्रॉस कर देता है। लेकिन आपको ये ऐसा नहीं करना है, तो आपको क्या करना है यार, एटलीस्ट इतना तो, मतलब इतनी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बहुत सुंदर राइटिंग जो है वो लिखो, बहुत जचा जचा के लिखो, उसको आपको क्या करना है, ऐसा लिखो जिससे कि एग्जामिनर को आपकी राइटिंग समझ में आ गए कि आपने लिखा क्या है उसमें। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, यूज रीडेबल हैंड राइटिंग। तो ऐसा तो लिखो कम से कम कि अलग अलग, ठीक है, मैं मानती हूं कि बहुत सारे बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुतों की बहुत अच्छी होती है, किसी की एवरेज होती है, तो कम से कम आपको ऐसा लिखना है कि जिससे कि एग्जामिनर को आपका लिखा हुआ आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या कहलाता है, थर्ड पॉइंट कहलाता है बिगिन विद अ क्लियर एंड इंफॉर्मेटिव हेडिंग। अब ये पॉइंट जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। इसमें क्या करना है हमें, बिगिन मतलब अपने आंसर को लिखते टाइम हमें क्या करना है, उसकी शुरुआत में ही क्या करना है, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव हेडिंग देनी है। इंफॉर्मेटिव हेडिंग का मतलब होता है कि आपको एक ऐसा कैची सा कीवर्ड देना है, उसको एक ऐसा कैची सा हेडिंग बनानी है जिसके एग्जामिनर को बस उसको देखते ही उस पर उसकी नजरें ठहर जाए। मतलब कि बच्चे को नॉलेज बहुत है, देखो बच्चे ने कितना अच्छा एक
कीवर्ड पकड़ा है, कितनी अच्छी एक हेडिंग पकड़ी है। और ये आपको हेडिंग्स जो है ना वो कहीं और नहीं मिलेगी, आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगी, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगी। इसमें क्या बताया कि बिगिन ईच आंसर विद अ क्लियर एंड इंफॉर्मेटिव हेडिंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन नंबर और द टाइटल, ठीक है, जो क्वेश्चन में जो टाइटल दिया होता है कीवर्ड की, आप मान लीजिए कि उसमें पूछा है कि मान लीजिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपको ग्रेट बात पर कोई वो कर लिखना है, मतलब ग्रेट बात पर कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, कि उसके ग्रेट बात के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है। तो कीवर्ड क्या हो जाएगा इसका, आपका कीवर्ड क्या हो जाएगा कि आपको अपने आंसर में क्या लिखना है, कीवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, वो कीवर्ड क्या है आपका ग्रेट बात, ठीक है, क्या दिया हुआ है ग्रेट बात। तो आपको इसी को ही अपनी हेडिंग बनाना है और फिर उसमें क्या करोगे, हेडिंग में सब हेडिंग्स बनाओगे, वो मैं आगे बताऊंगी। ये जो होगी आपकी ये क्या हो जाएगी, ये हेडिंग हो जाएगी और इसके नीचे सब हेडिंग्स होती हैं, वो आप एक एक करके, फॉर एग्जांपल कि ये इसकी जो स्टेयर्स थी, ठीक है, वो कहाँ से, नॉर्थ से और साउथ की तरफ जो स्टेयर्स जाती थी वो इसमें नीचे उतरने के लिए जाती थी। इसके ईस्ट और वेस्ट में क्या होते थे, चेंजिंग रूम बने होते थे। तो उसकी सब हेडिंग्स इस तरह से आप उस बना दोगे। उसके बाद एंड द टाइटल, उसके बाद टाइटल देने के बाद में यूज द हाईलाइटिंग और द बोल्ड टाइप ऑफ सेपरेट इट फ्रॉम। तो इसको क्या करना है, जो भी आप हेडिंग्स बनाते हो ना, तो इसको क्या करना है, इस तरीके से आपको मार्क कर देना है, एक बॉक्स के अंदर लिख दो या फिर इसको अंडरलाइन कर दो या फिर इसको बोल्ड लेटर में लिख दो, यानी कि कैपिटल लेटर में लिख दो, ठीक है, ग्रेट बात, ठीक है, या तो इस तरीके से लिख सकते हो या फिर छोटे स्मॉल लेटर में लिख करके, जैसे आप लिखते हो तो उसी में लिख करके आपको क्या करना है, इसको एक बॉक्स के अंदर लिख देना है या फिर इसको हाईलाइट कर देना है या फिर इसको अंडरलाइन करना है। मतलब आपको ये ऐसा कैची बनाना है जिससे कि एग्जामिनर की नजर इस पर पड़ते ही वो समझ जाए कि हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है। तो इंक्लूडिंग द क्वेश्चन नंबर, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन नंबर, आपको जो भी क्वेश्चन करना है इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं, एग्जामिनर को समझ में नहीं आता कि या वही पीछे वाला क्वेश्चन चल रहा है या फिर उसने चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर को जरूर से लिखना है आपको, जो भी आप हेडिंग डाल रहे हो उसके अंदर उसका क्वेश्चन नंबर जो साइड में दिया होता है, यहां पर दिया होता है, ये जो कॉलम दिया होता है इस तरीके से, यहां पर आपको उसका क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है, सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंटेंट, ठीक है। तो आपकी ये जो हेडिंग होनी चाहिए इसको सेपरेट करना है, उसके जो रेस्ट कंटेंट होते हैं उससे अलग होना चाहिए ताकि एक हाईलाइटेड पॉइंट बन जाए वो, ठीक है ना। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं, मेंशन द प्रॉपर फॉर्मेटिंग। अभी प्रॉपर फॉर्मेटिंग क्या होती है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करेंगे कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 डाल दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखो ये बिल्कुल सेपरेट लाइन है, यहां पर बच्चे ने कुछ नहीं लिखा, क्लियर है, बच्चे ने कुछ नहीं लिखा यहां पर, इसका मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या देना है कि आपको क्या देना है, दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, दोनों में कंपैरिजन करना है कि एक चीज वो है एक चीज वो है। तो कंपैरिजन के लिए आपको इस तरह से ना कॉलम बनाना होगा, किस तरीके से कि आपको क्या करना है, ये जो लाइन आपको ये शीट में दी होगी तो उसको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है 2 सेक्शंस में। तो एक तरफ उसके पॉजिटिव पॉइंट, एक तरफ उसके नेगेटिव पॉइंट, तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, ठीक है ना। और इस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। अब ये चीज ध्यान में रखना कि जब भी आप फर्स्ट पॉइंट लिखते हो तो फर्स्ट पॉइंट के बाद ना आपको क्या करना है, एक लाइन का स्पेस छोड़ देना है, ठीक है, एक लाइन का स्पेस देना है आपको, सो दैट कि आप जो पॉइंट्स लिख रहे हैं उनमें सेपरेशन हो जाए और बहुत ही सुंदर सा आंसर लगेगा आपको, बड़ा भी दिखेगा और साथ साथ में ये सुंदर सा आंसर भी दिखेगा, ब्यूटीफुल भी लग रहा है, आपको देखने से पता चल रहा होगा ना। तो आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, आपको जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, पॉइंट 1 2 3 4 ABCD या 1 2 3 को जो भी कुछ कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, हर पॉइंट के पीछे ना एक एक क्या करना है, स्पेस छोड़ देना, मतलब एक लाइन का स्पेस आपको देना है, सो दैट कि आंसर भी आपका अच्छी तरह से रिप्रेजेंट हो जाए। और देखिए विद एग्जाम्पल, और जब आप एग्जाम्पल देते हैं आप अपने आंसर्स को एक तरह से उसमें और ज्यादा ऑथेंटिकेशन लाने के लिए आप जब इसमें एग्जाम्पल देते हैं तो वो और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो कोशिश करना एग्जामिनर को समझाने के लिए आप उसमें कोई ना कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसा दे दीजिए, XYZ कुछ भी हो, चाहे वो आपके बुक से अलग ही क्यों ना हो, बस हमें क्या करना है, एक तरह से समझाना है। तो समझाने के लिए हम बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी उससे रिलेटेड, आंसर रिलेटेड जो भी आपको एग्जांपल दिमाग में आ रहा है, आप उस एग्जांपल्स को अपने आंसर में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ में अगर आपको पूछा गया है कि उसमें डायग्राम भी अगर मेंशन कर दो तो बल्ले बल्ले हो जाती है, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, साथ में आप डायग्राम बना दोगे तो इससे आपको और ज्यादा जो है अपने आंसर्स की वेटेज को और ज्यादा मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, साथ में अगर डायग्राम भी बना सकते हो तो आपके आंसर्स को और ज्यादा वेटेज मिल जाती है। तो इसमें फुल मार्क्स मिलने के 100% चांसेस होते हैं। अगर पूछा गया है तो, नहीं पूछा गया तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नो नीड टू मेक अ डायग्राम।
नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है अलाउ द इनफ स्पेस। अभी मैंने क्या कहा, आपको हर उसमें आंसर्स, दो आंसर्स के बीच में आपको क्या करना है, स्पेस डालना है, ठीक है। आंसर्स के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में स्पेस देना बहुत जरूरी होता है, ताकि एक सेपरेशन हो जाए और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मान लो ये सेपरेशन आपने नहीं दिया, ठीक है, और कंटिन्यू में यहां खत्म हुआ है और आपने यहां कर दिया, तो ये ना, एक तो ठीक है आपने लिख दिया है, एग्जामिनर ने जैसे तैसे करके उसको पढ़ लिया है, लेकिन ना वो ना तो अच्छा लग रहा है और ना ही थोड़ा सा एग्जामिनर को भी कम समझ में आएगा, तो वो क्या करेगा, उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा काम करे ना कि एग्जामिनर हमारे आंसर्स को देखकर एकदम से खुश हो जाए और मार्क्स दे दें। तो ऐसा काम करना चाहिए ना। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको 2 पॉइंट हो या फिर 2 आंसर्स हो, उनके बीच में आपको स्पेस देना है। क्या लिखा गया है कि अलाउ द इनफ स्पेस फॉर द ईच आंसर विद द इनफ एडिशनल the additions or the adjustment, refrain from the cramming your writing into a limited space because it will make your answers challenging to understand and may need the क्लैरिफिकेशन। और इससे आपकी आंसर्स की क्लैरिफिकेशन और ज्यादा हो जाएगी और एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आकर वो आंसर्स के मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यूज द सब हेडिंग और द पैराग्राफ, ठीक है। तो क्या करना है आपको, चाहे आप वो पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे आप वो उसमें पॉइंट्स में लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको एक हेडिंग देनी है। तो जो हमने अभी पहले किया था वो तो मैंने बताया था कि आपको हेडिंग देनी है। अब क्या करना है, आपको सब हेडिंग्स यूज करनी है। अब ये सब हेडिंग्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने ग्रेट बात का आपको क्या दिया था, एग्जांपल दिया था, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि मगध के पावरफुल होने के क्या क्या रीजन थे, ठीक है। तो यहां पर जो इसका कीवर्ड है कि हाउ टू, ये क्या करना है कि मगध किस तरह से पावरफुल बना, तो यहां पर उसका की पॉइंट लिख देना है, ठीक है। जो भी उसका कीवर्ड है वो यहां पर लिख देना है, ठीक है, कि मगध पावरफुल क्यों बना, तो पावरफुल रीजन फॉर द पावरफुल फॉर द मगध एम्पायर टू बिकम अ वेरी पावरफुल। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको उसकी मेन हेडिंग दे देनी है। अब वो किस रीजन से पावरफुल बना, कि उसके पास जो है वो जो वेपन्स थे, ठीक है, आयरन माइंस बहुत ज्यादा थी, फॉरेस्ट्री एरिया था, तो उसमें से 2 हेडिंग्स बनेंगी ना, सब हेडिंग्स बनेंगी, तो आपको इसमें से लिख देना है। अब ये कीवर्ड लिखने के बाद में आपको इसकी हेडिंग्स देनी है, ठीक है। तो आयरन माइन यहाँ पर लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सब हेडिंग्स हो जाएंगी। तो आयरन माइंस यहाँ पर लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, देन उसके बाद ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यानी कि सब हेडिंग हो गई उसकी कि फॉरेस्ट, ठीक है। उसके फॉरेस्ट होने की वजह से भी उसमें क्या फॉरेस्ट बना करके इसकी सब हेडिंग बना करके उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड गंगा रिवर उसके पास में थी, ठीक है, रिवर वाटर की वजह से उसमें कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ होता था, इसको डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक तो मेन हेडिंग ऊपर लिखोगे, उसका कीवर्ड जो क्वेश्चन में पूछा गया, फिर उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स बनाकर उसमें 3 to 4 पॉइंट, जितना आपसे पूछा जाता है, जितनी वर्ड्स लिमिट दी जाती है, आपको उसके अंदर ही आपका आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, सब हेडिंग्स बना करके उसको रिप्रेजेंट करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, रिव्यू एंड एडिट। अब देखो, जैसे ये एग्जामिनर, इस बच्चे ने क्या किया, बिना रिव्यू किए एग्जामिनर को अपनी शीट दे दी, ठीक है। जब एग्जामिनर ने देखा, ठीक है, चेक वगैरह हो गया, जब रिजल्ट बताने लगे, ठीक है, एक बच्चे को कि तुम्हारे इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए, ठीक है। अब वो एग्जामिनर को डांट रहा है, बताओ तुमने क्या किया था, तुमने क्या किया था, तुमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला था, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आया, बीच में लाइन स्पेस कुछ भी नहीं दिया, आपसे जो पूछा गया था आपने उससे हटके आंसर दिया, पूछा कुछ और था, कुछ और आंसर दे दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप अपनी आंसर शीट को सबमिट करने जाते एग्जामिनर के पास, तो उससे पहले आपको अपने आंसर शीट को बहुत अच्छे से क्या करना है, रिव्यू करना है उसका, कि मैंने क्या सारे क्वेश्चन नंबर डाल दिए गए हैं, क्या जो पूछा गया था क्या उसमें हेडिंग्स को मैंने अंडरलाइन किया है या नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर देखने की, सभी में मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हेडिंग्स मैंने क्या करी है, हेडिंग्स मैंने डाली है कि नहीं डाली, और अगर डाल दी तो क्या मैंने उसको अंडरलाइन किया या नहीं किया, ये चेक करना है। उसके बाद देखना है कि क्या मैंने सारे आंसर्स कर दिए हैं या नहीं करे हैं, बीच में कोई छूट गया है कि मैं इसको बाद में करूंगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में रहते हैं, जिस पर सोचना ज्यादा पड़ रहा है हम उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, वो छूटा हुआ आंसर जो आपने स्किप कर दिया है, आपको उसको देखना है कि मुझे अभी आंसर करना है, तो आप उस आंसर को कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको क्या करना है, तब जाकर अपनी जो आंसर शीट है वो एग्जामिनर को देनी है। सो बिफोर सबमिटिंग योर पेपर और रिव्यू एंड एडिट योर रिप्लाईज,
नेक्स्ट आता है कि चेक योर स्पेलिंग्स एंड द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड मेक श्योर दैट योर सेंटेंस आर क्लियर एंड द कंसाइज, कि आपका जो सेंटेंस है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कि क्या इस तरह से आपने आंसर दिए हैं। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, पॉलिटी की, तो खास करके इंग्लिश और हिंदी में स्पेलिंग्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन हिस्ट्री हिंदी में कोशिश करना कि गलती ना हो, फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है और जब रिव्यू के दौरान आप उसको ठीक कर लो, लेकिन रह जाती है तो फिर भी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इन योर प्रेजेंटेशन करेक्ट एनी एरर्स और द इनकंसिस्टेंसीज, तो आपको क्या करना है, आपके जो भी थोड़ी मोड़ी जो गलतियां हो गई, मिस्टेक्स हो गई, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि उनकी ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको ऐसे 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 करके कर देते हैं। इतना नहीं करना भाई, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो सिर्फ एक आपको क्या करनी है, लाइन लगानी कि ये मेरे से कट हो गया, तो इसके तो देखने भी अच्छा लग रहा है। अब ये इसको ऐसे ऐसे करते रहोगे तो देखने में खराब लग रहा है ना। तो अगर आपसे गलती हो जाती है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो सिर्फ उसमें एक कट लगाना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, रिव्यू और एडिट करना है। इसकी जगह अगर आपको सही स्पेलिंग लिखनी है तो या तो इसके नीचे लिख दीजिए या फिर उसको मार्क करके कुछ ऐसा एरो बना करके लिख दीजिए कि ये मेरी स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग ये है। क्लियर है। और उसके बाद क्या करना है, जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है, टिक 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 टिक, यस। क्या करना है आपको, ये टिक 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 जरूर देखना है, मतलब कि घड़ी को देखते रहना है कि टाइम, आपने 2-3 आंसर कर लिए, 4-5 आंसर कर लिए, घड़ी को देखो टाइम कितना हो रहा है, या मेरे पास इतना टाइम बच गया, इतने क्वेश्चन है, इतना टाइम बच गया, क्या मैं कर लूंगा या नहीं कर लूंगा। तो आपको क्या करना है, टाइम को चेक करते रहना है। तो जिस हिसाब से जितना टाइम होगा तो उस हिसाब से आप अपने आंसर्स को उतना ही टाइम देंगे, ज्यादा देंगे तो बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे, एक क्वेश्चन के पीछे आपके 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको जल्दी जल्दी से आंसर करने हैं और कोशिश करना कि आप अपने आंसर शीट को सबमिट करने से 10 मिनट बिफोर वो सारे आंसर्स कर लें। सारे आपने लिख लिए हैं, उसको जब चेक करो तो चेक करके ही आपको वापस देना है। तो कोशिश करना 10 मिनट पहले ही उसको सारा ओवर कर लो और फिर चेकिंग का आपको टाइम मिल जाए। सो कीप चेक ऑन द टाइम एंड स्पीड। तो आपको क्या करना है, अपनी स्पीड भी देखनी है और धीरे धीरे ये जो टाइम घूम रहा है ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि मुझे इतना टाइम में इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या करना है, इस तरह के जो मैप दिए जाते हैं, खासकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में मैप्स तो बहुत सारे होते हैं ना, तो मार्क द लोकेशन ऑन द मैप क्लियरली विद द बोल्ड इंडिकेटर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी आपको लोकेशन इसमें देनी है, ठीक है, जो भी इसमें लोकेशन देनी है, तो उसमें क्या करोगे, लोकेशन को आपको बोल्ड लेटर में लिखना है कि आपको मान लीजिए ये राजस्थान आपको दिया हुआ है, ठीक है, राजस्थान को आप क्या करना है, बोल्ड लेटर में लिख दो, ठीक है, बोल्ड लेटर में लिख दो या फिर अलग किसी कलर पेन से लिख दो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इस तरीके से, ठीक है, राजस्थान ये इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब कालीबंगा है या फिर कुछ और है, मतलब एक्सवाइजेड कुछ भी आ गया, पॉलिटिकल में आ गया, ठीक है, या फिर आपका हिस्ट्री में आ गया या ज्योग्राफी में आ गया, तो जो भी आपको लोकेट करना है, जो भी प्लेस, तो आप उसको बोल्ड लेटर में कीजिए और कोशिश करना कि वो जो आप उसमें फिल कर रहे हैं वो पेंसिल से करें, ताकि मिस्टेक हो जाती है तो हम कम से कम उसको रब तो कर सके। पेन से करोगे तो वो रब होगा नहीं और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगेगा और एग्जामिनर को लगेगा कहीं ना कहीं से चीटिंग करके तब इसने पूछ करके लिखा है। तो हमें ये काम नहीं करना, पहले आराम से उसको पेंसिल से फिल कर लेना, जब बाद में आप उसको रिवाइज करो तो ठीक है कि मेरे हिसाब से ये ठीक है, तो जब उसको पेन से फिल कर दो, उसको जो है वो क्लियर कर दो कि मैंने पेन से कर दिया, मुझे इसमें कोई करेक्शन नहीं करनी है, राइट। उसके बाद क्या करना है कि इस तरीके से आपको जब वो आपने मैप फिल कर लिया तो इस मैप को क्या करना है, मार्क, क्या करना है, मेक श्योर टू टाई द मैप विद द आंसर शीट प्रॉपरली। आपको अपना मैप इस आंसर शीट के अंदर डालना है, ना कि बाहर, मतलब फ्रंट पेज पे या इसके बैक साइड में आपको उसको टाई नहीं करना। इस चीज का ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कॉपीज होती हैं, बहुत सारी आंसर शीट होती हैं, और जब आपने इसको फ्रंट में इसको टाई कर दिया या आपने इसको लास्ट में टाई कर दिया तो मिसप्लेस होने के वो खुल करके वो मिसप्लेस भी हो सकता है। तो आपके तो 5 नंबर गए जो मैप के आने थे। तो आपको कोशिश करनी है, क्या करना है, कोशिश क्या आपको करना ही करना है कि अपने मैप वाली शीट को अंदर उसके बीच में करके उसको फिर टाई करें। ठीक है ना। तो ये क्या था, पूरा का पूरा आपका आंसर्स को रिप्रेजेंट करने का या फिर अपनी पेपर को प्रेजेंट करने का एक जो आइडिया था वो आपको दिया है, पॉइंट्स बताएं, टिप्स बताए हैं, जरूर फॉलो कीजिएगा। अब क्या करना है आपको, अब करना है, अगर आपका सपना है कि अगर मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, तो टॉप करने के लिए आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है इग्नाइट बैच, और इसका जो प्राइस है वो है 2549, जिस पर कि आपको मिल रहा है पूरे 17% का डिस्काउंट जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y489, राइट। और इसके अलावा अगर आप CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और दोनों कोई एक ही उसमें बैच में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो
बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा? अर्जुन बैच। ये हमारा लेटेस्ट बैच है जिसकी क्लासेस जो है कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो फटाफट से इसको आप एनरोल कर लीजिए। ऐसा ना हो कि क्योंकि अभी बहुत कम दिन रह गए और हमें बोर्ड एग्जाम प्लस अपने CUT दोनों की तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप आज ही इसको क्या कर लीजिए, जा करके एनरोल कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। इस पर भी आपको जो है वो 17% का, तो ये जो CUT का जो अर्जुन बैच है, इस पर आपको 17% का नहीं, पूरे 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। जाकर के फटाफट से इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और 40% के डिस्काउंट को अवेल कीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस कूपन कोड Y489, ठीक है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि क्या आपके लिए हेल्पफुल है, किस तरह की और वीडियो आप लेना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।